नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम समझता है उसे बहुत चुभेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो एक सभ्य समाज के चेहरे पर करारा तमाचा है। आतंकी आए, धर्म पूछा, कलमा सुनकर छोड़ा और हिंदू होने की कीमत मौत से चुकानी पड़ी। 26 निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि उनका नाम शिवम, सुशील, नीरज, दिनेश, मनीष था। और आज अगर कोई सवालों के कटघरे में खड़ा है तो वो सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी है। सरकार ने तो सुरक्षा में चूक की बात को कबूल कर ली है, पर सुप्रीम कोर्ट का क्या करे? पहलगाम हमले के बाद अब सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और खड़े होना भी चाहिए, क्योंकि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां कह रही थी कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है, जब खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर में फिर से खून बहाने की साजिश रच रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसी हॉल में बैठकर लोकतंत्र का राग गा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, इंतजार नहीं करना, फौरन चुनाव कराए जाए। तो आज अपने शो में पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले को लेकर कैसे फंस गया है सुप्रीम कोर्ट, कैसे पूर्व चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ सवालों के घेरे में है, आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि अब वापस से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्यों मांग की जा रही है और तैयारी क्या है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। हमारा देश जब विकास और वसुधैव कुटुंबकम की ओर बढ़ रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकतांत्रिक पुकार सुन ली और आदेश दे दिया कि भाई जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराओ। ऐसा लगा जैसे अचानक न्यायपालिका ने लोकतंत्र का झंडा थाम लिया और मैदान में कूद पड़ी। लेकिन क्या ये फैसला वाकई में लोकतंत्र के लिए था या फिर किसी छिपे हुए नैरेटिव का हिस्सा? पहलगाम में हुए ताजा आतंकी हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आप भी जरूर परेशान होंगे। देश फिर एक बार मूक शोक की मुद्रा में चला गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले में सुप्रीम कोर्ट और सेक्युलर लॉबी की एक अति उत्साही पहल का साइड इफेक्ट तो नहीं? तो आखिर क्यों अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जरा समझाते हैं आपको। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के साथ इसका राज्यवाला दर्जा भी खत्म हो गया, लेकिन ये असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव का सीन नहीं बन पा रहा था। आखिरकार 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव करवाने की एक समय सीमा तय कर दी। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तामील हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। लेकिन इसके 6 महीने के बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव करवाने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई। इसको लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने एक तगड़ा बयान दिया है। तो पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने जल्द चुनाव का दबाव डाला, मेरी इच्छा है वो सभी लोग जो अमन की आशा जैसी नॉनसेंस बातें करते हैं, उन्हें फ्लाइट में ले जाना चाहिए, उन्हें 5 स्टार बस मुहैया करवानी चाहिए, उन्हें पहलगाम जाना चाहिए, उस रिसोर्ट में उन्हें 10 से 15 मिनट तक वहां वॉक करना चाहिए और उन्हें इस तरह के कुछ आंसू देखने को मिल जाए जो हमने इस घटना के बारे में जानकर महसूस किया है। शायद उनको ये लगे कि उन्होंने गलत फैसला दिया था। तो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सही बात पकड़ी है और सही सवाल खड़े किए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की गलती है जिन्होंने जल्द चुनाव कराने का दबाव डाला। अब ये जल्दबाजी किस लिए थी? सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाए थे, जो इस हमले का एक कारण बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने यह भी कहा है कि जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालात, आतंकवाद का असर
और सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिया से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहीं ना कहीं महंगा साबित हो गया है, क्योंकि इतने सालों से तो कश्मीर शांत ही था, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। इससे पहले कश्मीर में 2014 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और जून 2018 के बाद से यहां चुनी हुई सरकार नहीं थी। प्रदेश में करीब 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा और फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म होने के साथ ही इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के रूप में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्कालीन रूप से हटाया गया, लेकिन विधानसभा की व्यवस्था जरूर दी गई। पर अब हर कोई सवाल मोदी सरकार से पूछ तो रहा है, पर जम्मू कश्मीर में जिसकी सरकार चल रही है कुछ सवाल उनसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि इस आतंकी घटना में 2 स्थानीय आतंकी का नाम जुड़ा है। वो चिंता का विषय है। बिना साठगांठ के इतना बड़ा आतंकी हमला होना आसान नहीं है, तो जवाबदेही जम्मू कश्मीर सरकार की भी है। हालांकि एक्शन ले लिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरे इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्रास स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। खबरों के मुताबिक आदिल ने 2018 में अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। अपने पाकिस्तान प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली थी और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा था। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया है कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। खबरों के मुताबिक इस बात पर जोर दिया गया कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं। हालांकि टीआरएफ ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, जिसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी समूह के काम के रूप में दिखाने के लिए किया गया था। खैर, पीएम मोदी ने भरोसा दिया है तो उम्मीद जरूर जगी है और कुछ बड़ा जरूर होगा। बात अब जम्मू कश्मीर की करें तो वहां फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में जनता के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। साधु संत नाराज है और अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। संत जम्मू कश्मीर में प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। वैसे कब क्या फैसला ले लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ऐसा हुआ तो उमर अब्दुल्ला के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे राष्ट्रपति शासन कोई राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि संवैधानिक समाधान है। जब राज्य में शासन चलाना असंभव हो जाए, अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा, आतंक के विरुद्ध कड़ा एक्शन और देश विरोधी ताकतों पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, तो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो फिर से राष्ट्रपति शासन लगाए और इसकी मांग बढ़ती भी जा रही है। तो देखते हैं क्या फैसला लिया जाएगा। अब जाते जाते कुछ अपडेट्स भी आपको देते हैं। खबर है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने बताया है कि विधानसभा का सत्र हमले के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया, साथ ही कार्रवाई ताबड़तोड़ भी जारी है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाए। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। तो अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने मधुबनी से कहा भी था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी कड़ी सजा मिलेगी। हर आतंकी को खोजकर सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने जोर देकर बोला है कि हमला सिर्फ उन पर्यटकों पर नहीं था, भारत की आत्मा को चोट पहुंची है। हम आतंकी की बची हुई जमीन भी मिटा देंगे, आतंकियों को पहचान कर मारा जाएगा। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अंग्रेजी में भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस तरह पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत आतंकवाद पर कड़ा रुख रखने वाला है। तो पीएम मोदी तो चुप बैठने वाले नहीं है।
और लगातार कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो वाकई में सवाल चुभने वाले हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।